नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली शख्सियत से जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। अम्बरीश बिहार में रहने वाली अल्पना श्रीवास्तव जी, जो कि कई वर्षों से आकाशवाणी से जुड़ी हुई है। चलिए मिलते हैं। नमस्कार अल्पना जी। नमस्कार ज्योति प्रकाश जी। अल्पना जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका आकाशवाणी से जुड़ा वर्षों पुराना है, जी हाँ। ये तो हम पूछेंगे ही, लेकिन आप हमें बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? ज्योति प्रकाश जी, ऐसा है कि वैसे तो मूलतः मैं झांसी की रहने वाली हूँ कि जो मेरे दादा परदादा सब लोग झांसी से थे, लेकिन मेरे फादर सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं, तो वो ज्यादातर एमपी सर्विस में रहे, तो वहां हम लोग का रहना हुआ, जैसे अंबिकापुर, सरगुजा और टिमरनी। लेकिन उसके बाद जब डेपुटेशन राजघाट में आए तो हम लोग को ललितपुर में रहना पड़ा। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा वो टिमरनी से हुई, लेकिन जो इंटर कॉलेज तक की शिक्षा मेरी ललितपुर से हुई है, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफर छतरपुर हो गया। वहां आने पर मेरी जो कॉलेज एजुकेशन है, वहां मैंने बीए, एमए, एलएलबी, म्यूजिक प्रभाकर, सारी एजुकेशन मेरी फिर छतरपुर से हुई है। और फिर हमारी झांसी कैसे आना हुआ? झांसी ऐसे आना हुआ कि 93 में मेरी शादी हुई है जी। तो शादी होकर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। और तो छतरपुर में आप छतरपुर रेडियो स्टेशन से जुड़ी रही? छतरपुर में जब मैं पहुंची तब तो काफी छोटी थी, तो मैंने बाल कलाकार के रूप में कुछ कार्यक्रम किए। उसके बाद मैंने युवाणी कंपेयर के रूप में, युवा के रूप में काम किया। उसके बाद मैं जब थोड़ा और बड़ी हुई तो मैंने आकाशवाणी उद्घोषिका का ऑडिशन दिया, उसमें पास किया। और उसके बाद मैंने जब 93 में शादी हुई मेरी, तो मैंने यहाँ आकाशवाणी झांसी में ट्रांसफर ले लिया था। तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो मतलब ये कि हमारी झांसी फली है आपको? जी बिल्कुल, झांसी तो बहुत सुंदर है और मेरा जन्म स्थान भी है। अल्पना जी, छतरपुर रेडियो स्टेशन में आपकी जो पायदान थी, जो अचीवमेंट आपने किए, उनके बारे में उल्लेख कीजिए। मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर छतरपुर हो गया था, तो मुझे कहानी लिखने का, पढ़ने का शौक शुरू से था। तब मैंने कहानी लिखी और मैंने आकाशवाणी छतरपुर में भेज दी। वो कहानी मेरी सिलेक्ट हो गई, तो मैं कहानी के वाचन के लिए गई थी। उसके कुछ दिनों बाद मुझे वहां से एक लेटर आता है जिसमें मुझे वार्ता के लिए बुलाया गया था, जिसका मुझे आज भी याद है कि छात्र और राजनीति के समीकरण कितने सही और कितने गलत, तो इसमें मुझे बुलाया गया था। तब मैंने उस पर बोला। फिर इस तरह से धीरे धीरे मेरा पढ़ने लिखने का कार्यक्रम चलता रहा और मैं अपने एक सहेली के माध्यम से जब आकाशवाणी पहुंची तो वो गई थी अपना ऑडिशन देने के लिए, लेकिन जब मैं पहुंची तो मुझसे भी कहा गया कि आप आई हैं तो आप क्यों नहीं दे देती हैं। तो मुझे लगा कि किस तरह से होगा, लेकिन मौका मिल रहा है तो मैंने कहा छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने भी अपना वहां पर फॉर्म भरा और देखिए भाग्य मेरा था और दुर्भाग्य मेरी सहेली का था कि मेरा तो हो गया, मेरी सहेली का नहीं हो पाया। तो इस तरह मेरा जुड़ना कुछ अचानक ही हुआ है जी। आकाशवाणी में आपने बहुत सारे एपिसोड्स पे काम किया है, हाँ। उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा जी, पहले मैं बता देती हूँ कि 1984 में मैंने नाटक जो ऑडिशन होते वो पास कर लिया था, तो ड्रामा वाइज मेरी पहली शुरू हो गई थी आकाशवाणी में। और उसके बाद जब मैं युवाणी में गई हूँ वहां पर, उसके बाद आकाशवाणी उद्घोषिका, तो मैंने नाटकों में काफी काम किया। वहां पर बहुत सारे नाटक हैं जो मैंने किए हैं वहां पर। जब मैं यहाँ पर छतरपुर से झांसी आ गई तो यहाँ पर फिर जो हम लोगों ने एपिसोड बनाए हैं, क्योंकि उस समय तो नाटकों के इतनी ज्यादा श्रृंखला नहीं बनती थी, लेकिन जैसे फिर भी धारावाहिक मिट्टू है, वकील साहब है, इसे छतरपुर में भी हुए। और अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले यहाँ पर लमटेरा गायन, हमारा बुंदेली जो स्वर है, बड़ा अनूठा स्वर है, और इसको जब कहते हैं ना कि ये संक्रांति के समय मूलतः गाया जाता है। जब कोई भी नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो या बेतवा नदी हो, इसके किनारे किनारे जब सारे लोग जाते हैं तो एक उनका जो गाने का स्वर है, एक नदी की जो वाणी भी मिलती है, हवा मिलती है, तो उसमें जो स्वर निकलता है, इसलिए उसको अनूठा स्वर भी कहा गया है। तो इस पे हम लोगों ने काम किया था, इसमें मेरा वाचन स्वर था और ये दिल्ली से प्रसारित हुआ था और सारे केंद्रों से प्रसारित हुआ था। कितने एपिसोड में ये समाया था? इसके तो 3 एपिसोड थे, लेकिन उसके बाद मैं आगे आपको बता रही हूँ कि इसके बाद हम लोगों ने गोट गायन पे किया था। और सारी विधाओं के बारे में तो हमें पता होता है, जैसे कि महाराजा छत्रसाल हैं, उनपे मैंने 13 कड़ियों का धारावाहिक किया है। हमारे जो पद्मश्री
डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, उन पर हम लोगों ने 13 कड़ियों का एपिसोड किया है। इस तरह के काफी किए। तो हाँ, गोड गायन की मैं बता रही थी कि जिसके बारे में हम लोग को कम जानकारी होती है लेकिन उसका स्वर सब लोगों ने सुना होता था, तो वो अनुभव बहुत अच्छा रहा था मेरा। गोड गायन का मतलब जिसमें ढाक बजती है, ढाक बजती है और बुंदेली जो वाद्य यंत्र हैं वो बजते हैं, और एक टेर सी लगती है उसमें भी बहुत ऊंचे स्वर में। वो जो शब्द, जब मुझे लगता है कि उसके शब्द हम लोग को कम समझ में आते हैं, लेकिन वो भी एक कहते हैं शंकर जी की पूजा से अर्चना से जुड़ा हुआ है, और एक कारस देव होते हैं जिनकी उसमें पूजा अर्चना की जाती है। बुंदेलखंड में कारस देव पूज्य माने जाते हैं, तो उनके ऊपर आधारित होता है। तो ये बहुत एक अच्छा अनुभव और एक बहुत अच्छा धारावाहिक रहा है। इन दिनों आपके क्या अचीवमेंट हैं? जैसे आप उद्घोषिका के रूप में आपको प्रोग्राम में जाना होता है, कुछ नया भी कर रही हैं अभी? जी हाँ, मैंने कई कार्यक्रमों में मंच संचालन तो करती रहती हूँ, क्योंकि जो हम जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सेवा कहते हैं ना कि एक मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है, और हम लोग को लगता है कि जैसे मुझे शुरू से लगता था कि किसी तरह हम दूसरों की सहायता कर सकें, तो इसलिए मैं लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ, और इस समय लायंस क्लब झांसी दीपशिखा की अध्यक्ष हूँ, और लायंस क्लब 321 V2 की जोन चेयरपर्सन भी हूँ। अल्पना जी, जैसा कि ये बात इन दिनों बहुत सर चढ़ के बोल रही है, बहुत सारे लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जी। कुछ लोग फोटो सेवा से भी जुड़े हुए जी हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रश्न उठता है ज्यादातर, लेकिन उसका भी एक रीजन होता है। क्या होता है कि जैसे हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पर्यावरण आता है, वृक्ष लगाते हैं, कई जगह पौधारोपण के लिए जाते हैं, और कई बार बहुत बड़े बड़े हम लोग कार्य ले लेते हैं कि जैसे 200 पौधे लगाना है, 400 पौधे लगाना है। लेकिन हम लोग भी यही कहते हैं क्लब के माध्यम से कि आप जितने भी पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो उनकी सेवा जरूर कीजिएगा। उनको समय पर पानी देना है, उनको जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तो उनकी देखभाल पूरी तरह से करना है। तो हम लोग क्लब के माध्यम से कोशिश करते हैं कि इस तरह के अकेले फोटो के लिए कार्य ना किया जाए। और अन्नपूर्णा सेवा होती है, हम लोग की अन्नपूर्णा सेवा चलती है। उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग राहगीरों को और जो जरूरतमंद है उनको हम लोग खाना देते हैं। तो कई बार होता है पका पकाया खाना हम लोग देते हैं, बनवाते हैं, उनको खिचड़ी वितरण करते हैं, पूरी सब्जी बनवाते हैं, और यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग जैसे दाल चावल इनके सबके पैकेट बनवा लेते हैं, गरीबों को बांटने के लिए, जरूरतमंदों को। गरीब तो हम किसी को नहीं कह सकते क्योंकि जरूरतमंद ही कहेंगे यहाँ पर। तो जो जरूरत होती है तो यदि उन तक पहुंच जाता है तो हम लोग को एक आत्म संतुष्टि मिलती है और अच्छा लगता है। आपके इस लायंस ग्रुप में लगभग कितनी महिलाएं सक्रिय हैं? इस समय जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा महिलाओं का क्लब है, तो इसमें 25 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो निरंतर समय दे पाती हैं? निरंतर, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए जरूरत होती है, तो हम लोग जितने लोगों को बुलाते हैं तो और जो जुड़ना चाहती है उनको भी हम लोग बुलाते हैं, तो उनके माध्यम से भी कार्य होते हैं। जैसे अभी हम लोग ने वरिष्ठ जनों के लिए काम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका, क्योंकि कहते हैं कि जैसे आजकल जो सभी के घरों में बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको सब कुछ है लेकिन उनके पास समय कोई नहीं देता है। तो हम लोग का ये कहना होता है कि उनको समय दिया जाए। तो हम कुछ देर भी बैठ जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, तो उसमें उनको भी अच्छा लगता है और हम लोग को भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। अल्पना जी, इसके अलावा ऐसे कौन से शौक हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ आज अभी शेयर करना चाहेंगी? मुझे तो ऐसा है कि हर चीज का शौक रहा है शुरू से। मुझे लिखने पढ़ने के साथ साथ में सिलाई का भी शौक रहा, कढ़ाई का भी शौक रहा है, सबसे मिलने जुलने का शौक रहा है। और जितने ज्यादातर लोग जो मुझे मिलते हैं अपनी कोई समस्या बताते हैं तो मैं यदि उसको समाधान कर सकूं, मतलब अच्छी काउंसलर हैं आप, कह सकते हैं आप। तो मुझे अच्छा लगता है कि यदि मैंने किसी को सलाह दी और उसने मान ली है और उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब जब आप इतना सब कुछ कर रही हैं तो इसमें मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि कठिनाइयों के दौर से अगर नहीं गुजरे तो फिर उसमें दमक नहीं आती है। जी हाँ। किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है? मुश्किलें तो ऐसा है कि सभी के जीवन में आती है। कि जैसे मेरा यहाँ पर विवाह होकर जब मैं आई थी तो पारिवारिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई थी कि मेरे जो ससुर जी थे बीमार बहुत ज्यादा रहते थे, अचानक उनका ना रहना, तो घर में कुछ ऐसा वातावरण हो गया था कि हम लोगों ने भी घर से निकलना कम कर दिया था। उसके बाद फिर मेरा बेटा हो गया, तो सारे जो यहाँ पर कार्य होते थे उस समय, जो झांसी महोत्सव है और बड़े बड़े कार्यक्रमों से मेरे पास कॉल आता था, जो भी बड़े होते थे, BHL के कार्यक्रम हो, उस समय हमारे यहाँ ये दूरदर्शन प्रसारण भी शुरू हुआ था,
सारे प्रश्न सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे पहले उद्घोषिका बनने का गौरव प्राप्त है। 93 में जब हमारा यहाँ रेडियो स्टेशन खुला तो सबसे पहले अनाउंसर नहीं थी, झांसी की पहली अनाउंसर थी। तो ज्यादातर जो भी कोई आता था तो जो वहां के स्टाफ से पूछा जाता था तो सब मेरे नाम सजेस्ट करते थे, और जब मेरे पास कॉल आता था, बुलाने आता था, तो मेरी परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कहीं पर टाइम दे पाऊं, क्योंकि बेटा भी छोटा था। फिर उसके बाद घर में सास काफी बीमार है, 8-9 साल करीब, तो फिर मेरा आना जाना थोड़ा इस बीच में कम हो गया, और अब थोड़ा टाइम मिला है तो अब अल्पना जी के पास समय है, भरपूर है। आपका बेटा, जैसा कि आपने अभी बातचीत में बताया कि वो बाहर यूके में काम सर्विस कर रहा है। आपके साहब का क्या प्रोफेशन रहा? मेरे जो हस्बैंड हैं वो रेलवे में रहे, ट्रेन मैनेजर से रिटायर हुए हैं, और उनका जॉब भी ऐसा था कि उनका कहना था कि जैसे मैं कभी मंच में रात के कार्यक्रम में जा रही हूँ तो फिर वो इतना सहयोग नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उनको रात में आना है, कभी जाना है। तो मैंने थोड़ा सा एक सीमित समय के लिए अपना समय जो दिया है, और बाकी मैं रेडियो से बराबर जुड़ी रही हूँ। अल्पना जी, ये कहावत बड़ी फेमस है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। यहाँ अगर मैं उल्टे स्वरूप में आपसे बात करूं तो क्या कहेंगी कि आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपके पति का? सफलता के पीछे ऐसा, जब तक घर का प्यार और समर्थन नहीं मिलता है तो कोई भी चीज संभव नहीं है। और मेरे साथ पति का साथ तो होने के साथ साथ मेरा जो संयुक्त परिवार है, मैं सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन लोगों ने हर समय मेरा साथ दिया है। जब बेटा छोटा रहा तब पूरे परिवार ने दिया, तो मैं बिना परिवार के प्यार समर्थन के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी आपके मंच से। अल्पना जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने इतना सब कुछ किया तो आपको सम्मानों से कहाँ नवाजा गया? क्योंकि आप झांसी की इकलौती पहली उद्घोषिका, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, तो आपको सम्मानों से भी नवाजा गया होगा, उनका भी उल्लेख। हाँ जी, बहुत सही आपने कहा कि सम्मान तो जो सबके प्यार मिला है मुझे, मतलब जो आकाशवाणी से जुड़ा रहा है, चाहे वो वार्ताकार रहे हो, या जो हमारे आने वाले जो मेहमान थे, गेस्ट आते हैं, या जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे बाद में जो आए हैं उद्घोषक उद्घोषिकाएं वगैरह, तो उन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। और आज भी जो इज्जत और सम्मान उनकी आंखों में रहता है, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा फल है मेरे लिए, कि जो मुझे प्यार करते हैं। आज भी मुझे, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या मेरे से साथ जुड़े हुए लोग हैं, मुझे बहुत सम्मान करते हैं। तो आपका जो प्रोफेशन है वो बाचालता से जुड़ा हुआ है जी। तो घर में कैसे मैनेज होता है? आप अपने साहब को बोलने देती हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो शायद मैं ही चुप रहती हूँ क्योंकि जो मैं आस पड़ोस वाले हैं, अभी नहीं शादी के पहले भी कहते थे कि तुम्हारी आवाज पूरा सब लोग सुनते हैं लेकिन तुम्हारी आवाज कभी सुनाई नहीं देती। तो ये हमेशा थोड़ा अंतर्मुखी रही हूँ मैं, और वैसे बातचीत करने में कोई नहीं है, सबसे बातचीत होती है हमारी, और हस्बैंड का बहुत सहयोग है मेरे लिए। अल्पना श्रीवास्तव के कुछ और भी ऐसे कोई बिंदु हैं जो आज वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो स्वागत है। जीवन के कोई ऐसे पहलू जो आपको स्मरण कराते हो, आकाशवाणी से जुड़े हुए भी? आकाशवाणी से तो खैर जुड़ना एक मेरा संजोग रहा ही था, लेकिन क्या था कि मेरे फादर सिंचाई विभाग में थे, तो हम लोगों की जो पापा की पोस्टिंग होती थी वो छोटी जगह पर होती थी। पढ़ाई का जो एक स्कूल है वहीं हमें पढ़ना है, जहाँ एक लिमिट होता था वहीं लोग करते थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरा बचपन मुझे बहुत समृद्ध लगता है, क्योंकि हमने वहाँ जो वातावरण देखा है उस समय, जो जहाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हिंदी मीडियम स्कूल होते थे, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी वो कहना चाहिए कि मुझे एयर होस्टेस बनने का शौक था, उड़ने का शौक था बहुत ज्यादा। तो इस तरह की ख्वाहिश मुझे रही है। लेकिन जो बचपन में मैंने जो जिया है, प्रकृति के सानिध्य में जिया है, बहुत खूबसूरत गांव हुआ करते थे, और वो समय ऐसा था कि जब फेरी वाला निकलता था हम लोग बेहिचक कुछ भी खरीद लेते थे उनसे, और कोई शक नहीं होता था, कोई हमें वो नहीं होता था। उस समय वहां पर रामलीला चला करती थी, तो जो जहां पर मेरा बचपन बीता है तो वहां रामलीला के जो नारद जी हुआ करते थे, तो नारद जी आके रामलीला का जो प्रसंग होता था वो आके शाम को हम लोग को बताते थे, नारायण 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 कहते हुए आते थे। तो उनके पीछे जो हम लोग का भागना, नारद जी
पत्रकारिता के पहले गुरु माने जाते हैं। तो जब उनको देखते थे तो हम लोग का फिर जब दूसरे नेक्स्ट डे जब उनको सुन के फिर वही हम लोग का भी चलता था कि हम लोग उनकी नकल करते थे। तो हम लोग का इससे सब जुड़ाव रहा है, रामलीला के पात्रों से जुड़ना, नाटक करना। और जब उस समय तो वैसे देखा जाए तो एक रेडियो ऐसा माध्यम था संगीत का, मनोरंजन का, कि हम लोग रेडियो मतलब गाने, मेरे जो वहां पर भी मेरा संयुक्त परिवार रहा है मेरे घर में, तो मेरे चाचा वगैरह सब लोग रहा करते थे। तो जो हम लोग का बचपन था तो अपने बड़े चाचा लोग को देखकर भी था कि वो लोग कैसे गाना गा रहे हैं, इकट्ठे हम लोग माँ वगैरह हैं सब लोग, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग का पारिवारिक माहौल रहा है। अपर्णा जी, जहां तक मुझे जानकारी है आपको लिखने का शौक है, चूंकि आप स्क्रिप्ट तो तैयार करती हैं, तो कहीं आपका प्रकाशन भी हुआ प्रिंटिंग लाइन में या कुछ आपने लिखा? मैंने जैसे वहां से भास्कर निकलता है जबलपुर से, तो वहां पर कुछ रचनाएं मेरी भेजी थी मैंने, वहां गई है। और कुछ मेरा जो उस समय सरिता में संपाद ये निकलता था, कुछ अनुभव निकलते थे, तो इस तरह मैंने जो अपने लेवल पे जो वो चले जाते थे वो मैंने भेजे, तो वो निकलते रहते थे। इसके साथ ही मुझे कंपटीशन का बहुत शौक था, कंपटीशन देने, मतलब मैं पीएससी और आईएएस बनने का मुझे शौक रहा है, मतलब पढ़ने का शौक था। तो मुझे था कि शुरू से लेकर अंत तक मुझे पढ़ना है। पीएससी वगैरह दी मैंने, जब देने के लिए गई तो मैंने पूरा, आप समझ लीजिए कि जो था पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था। उस समय वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी, तो उसके लिए मैं जब देने गई तो 100 में से मेरे करीब 97 उसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था, तो सारे सही गए थे। और वहां से फिर आया कि एक आती थी प्रतियोगिता निर्देशिका, तो उसमें कॉलम आता था कि यदि आपको जो प्रश्न याद हो तो आप लिखकर भेज दीजिए, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगी, वर्ष भर की किताब मिलेगी। तो मैंने तुरंत आके और सबसे पहले पूरा रिकॉल किया। मुझे 100 क्वेश्चन पूरे याद थे। उस समय हम लोग राजघाट में रहते थे, तो कोई ऐसा था भी नहीं आसपास की जिससे पूछती। तो मैंने पूरे 100 क्वेश्चन लिखे और तुरंत प्रतियोगिता निर्देशिका को भेज दिया। तो मुझे साल भर प्रतियोगिता निर्देशिका मिली, फर्स्ट आ गई थी उसमें मैं। लेकिन वो जो आपने कंपटीशन दिया था इतने सारे सवालों का सही जवाब, उसमें क्या हुआ वो बताइए। ये बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि वो जो चीज था, सदमा मुझे आज तक है उस बात का। तो जब हम लोग राजघाट से छतरपुर गए और मैंने पता किया कि मुझे लगा कि 97 सही है मेरे, और यदि 1-2 गलती भी होगा तो 90 भी सही होंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहां गई तो पता चला कि 98 पे मेरिट गई थी। तो वो अफसोस मुझे अभी तक है कि मुझे इतना सही, क्योंकि उस समय जो हमने संसद का जो प्रसारण था, लाइव प्रसारण, वो उस समय 3 दिसंबर को शुरू हुआ था जी। और मेरा कुछ इसी में 2 और 3 में कंफ्यूजन हो गया था, तो मुझे वो एक क्वेश्चन और वो अभी तक याद है कि वो मेरा गलत था। तो शायद इसलिए अब जो ईश्वर रचता है वही होता है। अपर्णा जी, आपकी और भी ऐसी कोई ख्वाहिश जो दबी हो, आपको लगता हो कि अब इस जन्म में पूरा करना बाकी है, उसका भी उल्लेख कर सकती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरा जो माँ के घर में, पिताजी के घर में जो था, तो वहां भी मेरी ख्वाहिश पूरी होती थी। कलर से खेलना, मुझे रंगों से खेलना शुरू से पसंद था, तो मेरे पिताजी कलर लाके देते थे, तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। तो मेरी रोज एक पेंटिंग तैयार होती थी। वहां पर मैं, आप पेंटिंग पे काम करती हैं? अब तो बहुत दिनों से बंद कर दिया है, स्केचिंग वगैरह काफी करती रही बहुत टाइम तक, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती रही तो सब चीज कम हो गई। आपने अपने सम्मानों का उल्लेख नहीं किया, वो और बताइए कि कहाँ आपको सम्मान मिला, कहाँ आपको आनंद आया? जब मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होता है कि कोई भी जो सीनियर होता है, तो जो बड़े बड़े कार्यक्रम होता है, तो उनको मंच का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और जैसे यहाँ रेनबो शुरू हुआ था आकाशवाणी झांसी से, तो रेनबो में सभी अतिथियों को बुलाया गया था, उसमें मैंने मंच संचालन किया था। और ऐसा है कि सम्मान ने मुझे अभी झांसी में जो हमारी प्रयास सभी के लिए और दैनिक जागरण के द्वारा जो सम्मान दिया गया 25 वीरांगनाओं में, तो उसमें मुझे भी सम्मानित किया गया है। बंजारा बीट आपको बधाई देता है। तो ये थी अल्पना श्रीवास्तव, जो अपने जिंदगी की जो भी इनकी उपलब्धियां थी वो बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए अल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।